Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at this platform for the subject Geology. So हमारे जो रेगुलर सेशन थे उनमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेगमेंट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का डिस्कशन करते हुए आ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर भी लिया था। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन रहेगा उसी सेगमेंट से रिलेटेड है, वो है कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, और इसके साथ ही हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन कैसे होता है, यानी कि हमारा ब्रेन जो है यानी कि हमारा जो बॉडी का जो कमांडिंग स्टेशन है, ठीक है, या फिर सीएनएस है, वो कैसे इस एक्टिविटी को, कार्डियक एक्टिविटी या कार्डियक जो मैकेनिज्म है उसे रेगुलेट करते हैं। और इसके साथ साथ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर का मतलब होता है किसी भी टाइप की एबनॉर्मेलिटी नॉर्मल फंक्शनिंग में अगर हो जाती है तो उसे डिसऑर्डर बोल दिया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज का डिस्कशन हम करेंगे। सो हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें गिवन जो है वही देख लेते हैं अपन। यहाँ पर लिखा है, हेडिंग है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि कार्डियक एक्टिविटी का नॉर्मल जो रेगुलेशन होता है कैसे होता है। नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, जिन्हें कि अपन नोडल टिश्यूज बोल देते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है कि जो हार्ट की एक्टिविटीज हैं, जो नॉर्मल एक्टिविटीज है, यानी कि जैसे कि नॉर्मल बीट हैं 72 बीट्स पर मिनट। ठीक है, इन सारी एक्टिविटीज का जो रेगुलेशन होता है वो होता है ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड मसल्स के थ्रू। ठीक है, ऑटो रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है, जो खुद से रेगुलेटेड रहती है। सिंपल सा मतलब है कि बहुत सारे मसल्स हमने देखे, यानी कि जिन्हें कार्डियक मसल्स या कार्डियक मस्कुलरेचर हमने बोला था। ठीक है, और जिनको स्पेशली हमने नोडल टिश्यूज बोला था, जैसे कि SAN था। ठीक है, इस टाइप के नोडल टिश्यूज क्या करते हैं, वो इन एक्टिविटीज का रेगुलेशन करते हैं। और यही वजह है कि ऑटो रेगुलेटेड स्पेशलाइज्ड मसल्स के थ्रू अगर नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट का रेगुलेशन होता है तो उसे अपन, उस हार्ट को हम मायोजेनिक हार्ट बोल देते हैं। मायोजेनिक का मतलब होता है मसल्स के द्वारा जनरेटेड। ठीक है, जेनिक का मतलब होता है जनरेटेड, मायो का मतलब होता है मसल्स। ठीक है, तो बाई जनरेटेड द मसल्स। ठीक है, और कौन सी मसल्स यहाँ पर काम करती है, वो है कार्डियक मसल्स। फिर है स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, हमारे ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लोंगेटा रीजन है उसमें एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो कि कार्डियक एक्टिविटीज या फंक्शंस को क्या कर सकता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी कि एएनएस के थ्रू क्या कर सकता है, मॉडरेट कर सकता है। ठीक है, मॉडरेट का मतलब होता है उन्हें इंक्रीज कर सकता है। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट ऑफ एएनएस ही है, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी कि जो एएनएस के सिग्नल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके थ्रू हार्ट बीट को इंक्रीज कर सकता है, यानी कि रेट ऑफ हार्ट बीट 72 से क्रॉस कर सकती है, मोर देन 72 हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और अगर बीट्स का बीट बढ़ती हैं, बीट बढ़ेंगी तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, यानी कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा होने लगेंगे। और इसी वजह से अगर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ब्लड को पंप करेंगे, तो कार्डियक आउटपुट जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो 72 से अगर ये इंक्रीज होती है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, VC फॉर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते हैं, VC बढ़ता है, दैट मीन्स कार्डियक आउटपुट, CO मीन्स कार्डियक आउटपुट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वहां से न्यूरल सिग्नल्स आते हैं, अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस ही है, डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। ठीक है, ये क्या करता है, हार्ट की बीट्स को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, तो ये 72 से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, अब एक्शन पोटेंशियल की स्पीड का कंडक्शन जो होता है इसे भी क्या कर देता है, कम कर देता है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो है हमारा
किसके थ्रू? एसएनएस के थ्रू। ये है पीएसएनएस, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट जो एसएनएस वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला सेगमेंट होता है वो चीजों को मॉडरेट करता है, ठीक है। बहुत सारी जगह हैं जैसे कि हम हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी इन चीजों का रेगुलेशन देखते हैं। तो जैसे कि मिक्चुरेशन की प्रोसेस जो होती है, ठीक है, उसे स्टिमुलेट करने का काम करता है। लेकिन इसका अपोजिट पीएसएनएस जो होता है इन सब चीजों को वी कैन से इनहिबिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है एड्रिनल मेडुलरी हॉर्मोन्स, ठीक है, जो कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से रिलीज होते हैं, कैन ऑल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। ये भी क्या कर सकते हैं? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कैसे होता है? देखो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीट्स को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर बीट्स इंक्रीज हो जाएंगी दैट मीन्स वेंट्रिकुलर जो कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू आउट द वेंट्रिकल्स है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। तो अगर मैं बताना चाहूं यहां पर एसएनएस क्या करता है? एसएनएस इंक्रीज कर देता है किसको? हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट इंक्रीज होती है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होता है और इसके साथ साथ कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पीएसएनएस जो है वो क्या कर देता है? डिक्रीज करता है हार्ट बीट को। हार्ट बीट डिक्रीज होती है तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हो गया जनरल सा रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर का मतलब हमने बताया था कि नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई भी अगर एबरेशन आ जाता है, ठीक है, डिफेक्ट आ जाता है तो उसे अपन बोल देते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। तो सबसे पहला है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे अपन बीपी हाई बीपी जिसे बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हाइपरटेंशन बोल देते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80। इन दिस मेजरमेंट जो 120 है, 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक वैल्यू, सिस्टोलिक यानी कि सिस्टोल की वैल्यू है, और जो 80 होता है वो डायस्टोल की वैल्यू है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सिस्टोल 120 mm ऑफ Hg जो होता है और नॉर्मल डायस्टोल होता है 80 mm ऑफ Hg, ठीक है। अगर इससे ये वैल्यू बढ़ जाती है यानी कि 120 से अगर इंक्रीज हो जाती है और ये वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जैसे कि अपन बात करें 140/90 हो गई या फिर इससे भी ज्यादा, ठीक है, 150/90 हो गई, ठीक है, तो इसे अपन बोल देंगे हाइपरटेंशन, ठीक है। इफ रिपीटेड चेकअप्स, ठीक है, अगर हम किसी इंडिविजुअल का रिपीटेड चेकअप करते हैं ब्लड प्रेशर का, तो अगर ये 120/80 से इंक्रीज्ड आता है फ्रिक्वेंटली, ठीक है, यानी कि हमने एक बार मेजर करा तो 120+ आया, ठीक है, फिर से करा तो भी ज्यादा आया, फिर से करा तो भी ज्यादा है, तो इसे अपन बोल देंगे हाइपरटेंशन। अगर ये एक बार आ गया नॉर्मल से ज्यादा तो इसे अपन हाइपरटेंशन नहीं बोल सकते, अगर कुछ देर बाद वो रेगुलेट हो गया तो, ठीक है। हाइपरटेंशन का मतलब है रेगुलेटेड चेकअप के बाद भी अगर ये हायर आता है तो, ठीक है। इट शोज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर होगा मतलब हार्ट डिजीज होगी, विच कैन ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। और अगर बीपी हाई है दैट मीन्स ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो ब्लड फ्लो जो वाइटल ऑर्गन्स है उनमें ज्यादा होगा, तो ब्रेन और किडनी के हेल्थ को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी किससे रिलेटेड है? ठीक है, ऐसी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसका अलग टर्मिनोलॉजी भी है, CAD को अपन बोल देते हैं, जो कि अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, जो कि हार्ट मसल्स को यानी कि कार्डियक मसल्स को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती हैं उन आर्टरीज को क्या करता है ये CAD जो है वो अफेक्ट करता है। CAD का मतलब होता है कैल्शियम का डिपोजिशन, फैट का डिपोजिशन या कोलेस्टेरोल या फिर फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन अगर आर्टरी की लुमेन में हो जाता है, ठीक है, यानी कि ये आर्टरी है, ये आर्टरी है, इसकी लुमेन में यहाँ पर फैट का डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, कोलेस्ट्रॉल का या फिर फाइबर्स बनने लग गए, ठीक है। तो इसकी वजह से जो नॉर्मल लुमेन था, ठीक है, ये लुमेन था, इसका जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगा? डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा, कम डायमीटर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लड का फ्लो क्या होगा? अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज। फिर आता है एंजाइना, ठीक है। एंजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस।
A symptom of acute chest pain, ठीक है, appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles. सिंपल सा मतलब ये है कि ये कब होता है, इसे acute chest pain के फॉर्म में भी देखा जाता है, यानी कि जब एंजाइना पेक्टोरिस होता है तो चेस्ट में एक सडन पेन होता है, और इसका रीजन होता है कि हार्ट मसल्स को इनफ ऑक्सीजन का सप्लीमेंट या फिर सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। Angina can occur in men and women of any age, but it is more common among the middle aged and elderly, ठीक है। किसी भी मेन या वीमेन यानी कि मेल और फीमेल को हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, ठीक है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। और ये किस वजह से होता है, देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है, सीएडी जो है, वो भी एंजाइना करा सकता है, बिकॉज सीएडी जो होता है उसमें क्या होता है, लुमेन नैरो हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो अफेक्ट होता है। और एंजाइना की कंडीशन लिखिए कि इट अकर्स ड्यू टू कंडीशंस दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ये क्या करता है, ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रहा है, तो एंजाइना का एक रीजन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ट फेल्योर। Heart failure means the state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the needs of the body. हार्ट फेल्योर का मतलब होता है यानी कि बॉडी ऑर्गन्स जो हैं, या फिर बॉडी है हमारी है, या फिर वाइटल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी हैं, उनकी एक स्पेसिफिक ब्लड रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अगर इस रेंज में ब्लड हमारा हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है, यानी कि किसी भी ऑर्गन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक्स ऑर्गन को ब्लड चाहिए होता है 100 ml ब्लड चाहिए होता है पर मिनट, ठीक है, लेकिन हमारा हार्ट जो है 30 ml पर मिनट ही क्या कर पा रहा है, पंप कर पा रहा है, तो इस कंडीशन को हार्ट फेल्योर बोल देते हैं। यानी कि फेल्योर का मतलब होता है फेल हो जाना, यानी कि हार्ट जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग को प्रॉपर वे में करा नहीं पा रहा है, दैट मीन्स वो फेल हो गया है अपनी इन एक्टिविटीज में, ठीक है। इट इज समटाइम्स कोल्ड congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptoms of this disease. इसे कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोल देते हैं, बिकॉज इसकी वजह से लंग्स में क्या हो जाता है, कंजेशन हो जाता है, ठीक है। लंग्स में कंजेशन क्यों हो जाता है, बिकॉज हार्ट जो है वो प्रॉपर अमाउंट ब्लड की पंप नहीं कर पा रहा है जितनी की बॉडी ऑर्गन्स को रिक्वायर्ड है, तो लंग्स को क्या होगा, जितनी अमाउंट ब्लड की रिक्वायर्ड रहती है उतनी अगर ब्लड जो है वो सप्लाई नहीं हो पाती है, तो जो लंग्स है वो कंजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो लंग्स में कंजेशन हो जाता है, ठीक है। हार्ट फेल्योर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक, या फिर बोल सकते हैं हार्ट अटैक के सेम नहीं है हार्ट फेल्योर, बिकॉज कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, ठीक है। तो हार्ट का अगर बीट करना बंद हो जाता है उसे अपन कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं। अरेस्ट का मतलब होता है बंद कर देना, ठीक है। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, हार्ट अटैक का मतलब होता है जब हार्ट मसल्स एकदम से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं, और इसका रीजन क्या है, किस वजह से होती है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, यानी कि एबनॉर्मल, यानी कि जो ब्लड सप्लाई होती है जितनी इन मसल्स को, कार्डियक मसल्स को ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है उससे कहीं कम ब्लड जो है इनको मिलता है, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे अपन बोल देते हैं हार्ट अटैक, ठीक है। तो फेल्योर का मतलब है इनफ ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, अरेस्ट का मतलब है ब्लड जो हार्ट है उसने बीट करना बंद कर दिया, और अटैक का मतलब है हार्ट मसल्स एकदम से डैमेज हो गई हैं ड्यू टू द इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल सा डिस्कशन अबाउट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज एंड अबाउट द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे समरी वाले सेगमेंट को, और उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, चैप्टर है जो कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, उससे रिलेटेड डिस्कशन अपन स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स।